हाँ जी सर, वी आर स्टार्टिंग विथ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जब मैं ये बोलने लग रहा हूं आपको कि अपने नेशनल इनकम मेजर करना सीख रहे हैं, तो इसका मतलब आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का रियल लाइफ में मतलब सर है नेशनल इनकम नहीं, इसका रियल लाइफ में मतलब है एनएनपी एट एफसी। इसका रियल लाइफ में मतलब है एनएनपी एट एफसी। ये है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का असली मीनिंग, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी अपने में से जिसको याद है बहुत अच्छा, नहीं याद है क्विकली याद दिला दे। इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, एट फैक्ट्री कॉस्ट। इनफैक्ट लास्ट डे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये हमने रिकैप भी करा था एग्रीगेट्स को, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। सर नेशनल प्रोडक्ट, यहां पर देखते चलो एक एक वर्ड को आप लोग जो है गौर से देखते चलो, है ना। यहां पर सर ध्यान से देखते चलो। सबसे पहले है एन। एन का मतलब क्या हुआ? नेट। एनपी का मतलब हुआ नेशनल प्रोडक्ट। एनपी का मतलब हुआ नेशनल प्रोडक्ट। जस्ट अ मोमेंट। नेशनल प्रोडक्ट। और एवरीबडी, एफसी का मतलब हुआ फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, नो वरीज अबाउट दैट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट या जो भी है, सुनो भी क्विक कन्वर्जन फार्मूलाज, कुछ क्विक कन्वर्जन फार्मूलाज जो लास्ट डे का भी रिकैप है। कभी भी आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है डीपी, डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल में समझना है तो ये उन गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है, उसको बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं? डीपी। जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। चाहे वो इंडियंस इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्लूड करो इसमें, चाहे जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं आप उनको इंक्लूड करो, डीपी में दोनों आएंगे। डीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोनों आएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन इंडिया या गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, दोनों डीपी में आता है। और अभी मैं आपको बताया एनपी। एनपी बोले तो नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए डीपी में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं बताना एक बार? एनएफआईए। क्या बोलो बोलो? एनएफआईए। सर अब ये क्या है एक बार बताना दोस्तों। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब था वो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे इंडिया में रहकर, रेसिडेंट्स, सही वर्ड है रेसिडेंट्स, जो रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह के प्रोड्यूस कर रहे हैं या इंडिया के बाहर कर रहे हैं। तो याद करो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में फर्क होता है। जहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को इंक्लूड करता है जो कि इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हुआ है इन अ पर्टिकुलर ईयर, तब हम लोग उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। पर वो गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू जो इंडिया के बाउंड्रीज में नहीं पर इंडियंस ने प्रोड्यूस किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? नेशनल प्रोडक्ट, एनपी। लास्ट डे रिवाइज करवाया हुआ बहुत डिटेल में, समझ आया? ठीक है सर। सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चाहे इंडिया में इंडियन गुड्स बना रहा हो, चाहे फॉरेनर गुड्स बना रहा हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किससे लेना देना है? बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री से। किससे लेना देना है? बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री से। पर नेशनल प्रोडक्ट में बाउंड्रीज से लेना देना नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट में किससे लेना देना है? रेसिडेंट से। जो चाहे इंडिया में रहकर गुड्स बना रहा हो, चाहे जो इंडिया का रेसिडेंट है पर बाहर काम करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उनका इनकम को जब आप ऐड करते हो तब आता है नेशनल प्रोडक्ट। क्या आता है? नेशनल प्रोडक्ट। और फिर बीच में है एनएफआईए। एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड, दोनों मतलब होता है। एनएफआईए का दो मतलब होता है, एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड अगर फ्रॉम है इसका मतलब, अच्छा पहले एनएफआईए क्या है। मान लो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो लोग इंडिया में पैसा कमा के बाहर ले जा रहे हैं। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में पैसा कमा के बाहर ले जा रहा है। मान ले वो लोग 100 रुपया ले जा रहा है बाहर। इंडिया का भिकाराम हल्दीराम बाहर काम करके पैसा कमा रहा है। मान लो वो लोग 20 रुपया कमा रहा है और इंडिया में ला रहा है, तो इंडिया से विदेशी कमा के कितना गए 100, और इंडियंस विदेश से इंडिया में कितना लेकर आए 20। इन दोनों के डिफरेंस को एनएफआईए बोलते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया में इंडिया में पैसा आया, सोच के बोलना, उठपटांग मत बोलना। इंडिया में पैसा आया कि इंडिया से पैसा गया। एवरीबॉडी ऑनलाइन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, इंडिया में पैसा आया कि इंडिया से पैसा गया। इंडिया से पैसा गया, क्योंकि जो फॉरेनर्स लोग थे वो लोग इंडिया से 100 कमा के लेके गए, पर इंडियंस लोग बाहर से कितना कमा के लाया 20। तो इसको बोलते हैं पैसा गया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब भी टू अब्रॉड होगा ना, एनएफआईए का वैल्यू नेगेटिव में होगा, यानी -80। पर अगर उल्टा होता तो +80 हो जाता, तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये एक क्विक रिवीजन था डीपी वाले कॉन्सेप्ट का। ऑनलाइन वालों, एवरीवन प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर, यस और नो एवरीवन। ये पहला बात। दूसरा बात, कभी भी कोई भी फिगर, ये याद रखिएगा, ये अकाउंट से डिराइव्ड नॉलेज है। अगर कभी भी ग्रॉस पे है कोई असेट का वैल्यू, मान लो कि मेरे पास ये मान लो कि ये पेन है मेरे पास, ये 5000 का है। अगर ये 5000 का पेन है, ये ओवर द इयर्स यूज हुआ है, तो ये डिप्रिशिएट करेगा। तो कोई गुड्स को अगर आप उनके ओरिजिनल वैल्यू पे कंसिडर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। पर उसको अगर देवांश डिप्रिसिएशन माइनस करके कंसिडर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नेट। ग्रॉस माइनस डेप होता है नेट। अच्छा, डिप्रिसिएशन के लिए भी एक और फैशनेबल नाम है, और वो नाम क्या है डिप्रिसिएशन का? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। बोलो बोलो, क्या है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो एग्जाम में कभी भी कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस दे तो डरने का नहीं। किसका बात कर रहा है? डिप्रिसिएशन का बात कर रहा है। तीसरी बात, फैक्ट्री प्राइस। अरे जब गुड्स फैक्ट्री में रेडी हुआ बन के, उसको बोलते हैं फैक्ट्री प्राइस। ठीक है, ये सब जो मैं कर रहा हूं ना डिस्कस, अगले 10 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। इसके ऊपर 1.5 घंटे का क्लास हुआ है, सम्स हुआ है। ठीक है, अभी फटाफट बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ाना ही कुछ और है मेरे को। फैक्ट्री प्राइस, एफपी। तो दोस्त, फैक्ट्री प्राइस पर कोई सामान है, आपको पता है गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, यस और नो। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और काफी बार गवर्नमेंट हम लोगों को सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी मेरे गुड्स के खर्चे को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। सब्सिडी माइनस कर दिया, तो जिस प्राइस पर आए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जरा बताना? मार्केट प्राइस। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पूरा क्लास को याद होगा, फैक्ट्री प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको याद कर कर ही आप नेशनल इनकम स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा कि हम ये रिवाइज ना कराएं, एंड हमने रिवाइज कराया। ऑनलाइन वालों, आर यू विथ मी एवरीबॉडी? ऑफ कोर्स ये बहुत शॉर्ट में बोला, इसके ऊपर पूरा क्लास है। आइए, वास्ट माही ग्रुप में लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो जो दोज हु डिड नॉट अटेंड प्लीज वॉच। एंड मोहित, ऑल क्लियर? आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, मोहित ध्यान रखिए थोड़ा। ओके, हाँ नहीं नहीं ठीक है, अभी ठीक है ना ऑल? ओके, अभी यहां पर ध्यान दो एवरीवन, आगे बात करते हैं।
लेट्स गो एवरीवन। नेशनल इनकम को मेजर करना अगर अपने को है तो इसमें अपने 3 मेथड्स हैं, और याद रखना इन 3 मेथड में बोर्ड्स में 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। एक 10 नंबर का तो जनरली नहीं आएगा, ऐसा आता है जनरली 6+4 या 4+4 ऐसा करके कुछ। तो आप समझ लो ये चैप्टर जिस समय खत्म हुआ उस समय आपका 8 से 10 नंबर पक्का हो गया। क्लास में ही इतना समझ लेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। कंडीशन है तुम आए क्लास और अटेंड करे, कंसिस्टेंट रहे। बात शुरू करें। वेटेज भी बता दिया दोस्तों। अगर मेजर करना है नेशनल इनकम, 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। अब सबको समझ में आएगा, अब सबको पिक करो बात को। नेशनल इनकम को मेजर करने का 3 मेथड्स है। इनकम मेथड पहला है, इनकम मेथड। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा अपने बोल सकते हैं प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। सर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो पहले आप, उसके बाद यू एक्सप्लेन दिस। सर आप बोले नेशनल इनकम को मेजर करने का कितना तरीका है? सर आप बताएं 3 तरीका है। राइट सर, 3 तरीका आप बताएं। तो सर ये बताना, ये तीनों तरीके से क्या सेम आंसर आएगा? 100% हाँ, 100% हाँ, सेम आंसर आएगा। इन लोग क्वेश्चन ऐसा देता है ना कि ये लोग अच्छा क्वेश्चन देना है तो दोनों डेटा दे दिया, एक दोनों मेथड से, और तुम अब ढूंढ ढूंढ के निकालो कि ये डेटा एक्सपेंडिचर का है या इनकम का है। क्या ये इजी है? बहुत। हम लोग 1 एट अ टाइम मेथड को पिक करेंगे। इनकम मेथड पिक करेंगे तो उसी के पीछे पड़ जाएंगे। आओ अभी एवरीबॉडी हेडिंग डालना इनकम मेथड, एवरीवन हेडिंग डालना इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अगर हम लोग इनकम मेथड का बात कर रहे हैं एवरीवन, इनकम मेथड अपने को बताता है एवरीवन, इनकम मेथड अपने को बताता है, ध्यान से सुनिए एवरीवन, इनकम मेथड अपने को बताता है कि अगर इनकम या नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, सिंपल में बात खत्म करें, कंट्री का अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो सारे लोगों का इनकम जोड़ दो। एकदम सिंपलिस्टिक बात करें तो गलत क्या है? अगर नेशनल इनकम निकालना है तो सबसे सिंपल चीज जो लॉजिकली आएगा वो है सबका इनकम जोड़ दो, सबका इनकम जोड़ दो, नेशनल इनकम आ गया। इसके लिए वेरी गुड, पहले तो ये बात सच है। इसके लिए इनकम को हम लोग सब कोई सुनते चलना, लिखने का हड़बड़ी मत करना। इसके लिए हम लोग इनकम को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बोलो बोलो क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नाम से ही फील आ रहा होगा कि इसमें हम लोग किसका इनकम, यहां पे हम लोग इनकम कैटेगरीज को क्लासिफाई कर रहे हैं। किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? बोलो, इनकम कैटेगरीज को। अलग अलग इनकम कैटेगरीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एवरीवन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये देख लो, एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कैटेगरी है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा कैटेगरी है माइस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एकदम आराम से समझना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
पहले हम लोग इनकम को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ये जो है ना, इसके ऊपर में, इस चार्ट के टेबल के ऊपर में लिख सकते हो स्टेप 1। अच्छा, ऐसे कोई नहीं आएगा राइट द स्टेप्स, ऐसा नहीं है। ये हम तुमको सिखा रहा है, तो हम इस स्टाइल में सिखा रहा है कि हम स्टेप्स में बांट के बता रहे हैं। समझ आ गया ना? स्टेप 1 है इनकम की कैटेगरीज को बांटना, इनकम की कैटेगरीज को बांटना। लिख लो एवरीवन, फिर हम आगे कुछ बोलेंगे। इज इट डन एवरीवन? तो सबसे पहला काम है अपने लोग का कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आप लोग देखो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करते टाइम अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, सुनना एवरीवन, सुनना। एम्प्लॉइज मतलब समझ में आ गया, जो लोग जॉब करते हैं इसमें उसका इनकम आने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं एवरीवन, इसमें हम लोग उनका इनकम ऐड करने वाले हैं। तो देखो क्या है, सैलरी इन कैश, जो उनको कैश में पैसा मिलता है। एक मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो मत करना, किसी को अगर सैलरी इन काइंड मिल रहा है, किसी को अगर सैलरी इन काइंड मिल रहा है, सर सैलरी इन काइंड का मतलब क्या होता है? फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल गया, कि उसका हॉस्पिटल बिल कंपनी पे कर दिया। जब ऐसा होता है तो उसका जो भी वैल्यू होता है वो भी उसका सैलरी का पार्ट माना जाता है। सैलरी इन काइंड, सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड। सुनते चलिए एवरीवन। और एम्प्लॉयर्स, अच्छा सुनना, कैश और काइंड समझ आ गया। कैश मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख दिया, तो 10 लाख एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हुआ। अच्छा, एक घर रहने को दिया, जिसको अगर एम्प्लॉय खुद लेता तो 6 लाख लगता, तो वो 6 लाख उसका सैलरी माना जाएगा। घर के रूप में जो अवेलेबल हो गया 6 लाख, सैलरी इन काइंड। एंड लास्टली, यानी कि थर्ड पार्ट, तुम लोग सुना होगा अलग अलग स्कीम होता है, पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड। इसमें होता क्या बेसिकली, जब एक एम्प्लॉय रिटायर करने वाला होता है तो उसको एक मोटा पैसा कंपनी से मिलता है। लेकिन ये कैसे मिलता है? कंपनी ना उसके सैलरी से कुछ पैसा रखती रहती है और उसके एक अकाउंट में, उसके नाम पे एक अकाउंट में बार बार जमा करते चलती है। और एक मोमेंट के बाद जब वो रिटायर होता है या बिजनेस, सॉरी, कंपनी छोड़ रहा होता है, तब उसको वो मोटा पैसा इम्बर्स हो जाता है, रीइंबर्स हो जाता है। इसका इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। किसका नाम? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, लिख लेना, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मतलब, अच्छा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई नेशनल इनकम वेशनल इनकम कुछ नहीं निकालना, सीधा क्या बोल दिया पता है? कैलकुलेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बस उतना ही है क्वेश्चन। सो डोंट बी सरप्राइज्ड कि ये क्या आ गया। तो आपको मैं बता दे रहा हूं फिर से, सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये है, क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है? इट इज लॉजिकल, बहुत बेसिक स्टफ चल रहा है। नयनशी, शौर्य, वीर, विशेष, प्राची, साइना, मोहित, अनिकेत, सोनाक्षी, सिया, इन लोगों ने कंफर्म किया। अभी यहां पर ध्यान से सुनना। ओके ध्रुव, शांभवी, ऑल राइट सर, कंफर्मेशन आ गया।
फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो? ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं एवरीवन। ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, सर ये कैसा इनकम है, या ये किसी का इनकम कैसे हो सकता है? ये कैसा इनकम है या ये किसी का इनकम कैसा हो सकता है? ऑपरेटिंग सरप्लस को याद रखने का एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूं। इनकम फ्रॉम ओनरशिप, इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। ऐसे ये नाम से कभी नहीं आएगा, ये हम खाली आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि तुम अगर किसी रिसोर्स के ओनर हो और उस प्रक्रिया में तुमको कोई इनकम मिलता है तो हम उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। सर मतलब, सर मतलब, हाँ, श्रेयसी हैज ऑलरेडी टेकन अ गेस। क्या बोला? जोर से बोलो। हाँ, आज मेरे पास एक जमीन का, लैंड का ओनरशिप है, ठीक है? तो वो लैंड को मैं यूज नहीं कर रहा, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, तो वो रेंटल इनकम माही मेरा क्यों आया? क्योंकि मेरे पास ओनरशिप था किसी जमीन का। समझ में आता है बात? तो ओनर ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले क्या आया? रेंट। रेंट सबसे पहले आया, रेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, रेंट। और देखते हैं, मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, एक कंपनी एक टेक्नोलॉजी को बनाती है और बाकी लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो सारे लोग उस कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो कंपनी को रॉयल्टी मिलेगा। क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी तब मिलता है जब कोई इंटेंजिबल असेट, कोई टेक्निकल नो हाउ, कोई टेक्निकल नॉलेज, कोई गाना, टी सीरीज किसी गाने को ओन करता है, मेरे को वो गाना यूज करना है, तो वो टी सीरीज का एक असेट है, मुझे वो यूज करना है, तो मुझे बदले में टी सीरीज को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो रेंट क्या है यहां पर बोलो? रॉयल्टी। देखो ये रॉयल्टी इनकम भी मेरे पास क्यों आया? क्योंकि मैं किसी इंटेंजिबल असेट का ओनर हूं। क्योंकि मैं किसी इंटेंजिबल असेट का ओनर हूं, तब मेरे पास रॉयल्टी इनकम आया। सोच के चलो, सोच के चलो। अगर सोचोगे दिमाग खोल के कि क्या चल रहा है, तो मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, आगे बढ़ता हूं। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखे थे, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, अगर वो मैंने किसी को लोन पर दिया, मेरे पास कैसा इनकम आएगा? इंटरेस्ट इनकम आएगा। सर ऑफ कोर्स इंटरेस्ट इनकम आएगा। ये देखो इंटरेस्ट इनकम आ गया यहां पर, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट आ गया एवरीवन। या फिर मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीवन, या फिर मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान दीजिए एवरीवन, मैं यार किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर हूं, तो एज अ ओनर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरे इनकम को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट्स। तो ये लो, प्रॉफिट्स आ गया, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। सिंपल में रेस्ट इन पीस, आरआईपी। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, आरआईपी। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, आरआईपी। आर दो बार है, बस ये याद रखने का है। सर ये बात समझ में आ गया, एक सेकेंड ना सर, ये बात याद रह गया, क्योंकि एग्जाम में बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ जाता है कहीं से भी, ऑपरेटिंग सरप्लस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखने का ट्रिक, आर आई पी, रेंट रॉयल्टी, आर दो बार है, ये याद रखने का, आर दो बार है। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। एवरीबडी ऑनलाइन, इज इट क्लियर? आर यू विथ मी? कम ऑन एवरीवन, बातचीत क्लियर है?
सारे लोग कंफर्म करना एक बार। होल्ड ऑन। हाँ जी। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि जब अपने ऑपरेटिंग सरप्लस का बात कर रहे थे तो अपने किसका बात कर रहे थे? रिसोर्स ओनरशिप का बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि क्योंकि हम किसी रिसोर्स के ओनर है, इस वजह से मेरा कोई इनकम जनरेट हो रहा है, तब हम लोग उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास लैंड यानी जमीन का ओनरशिप है तो उसके ओनरशिप पर मेरे को रेंट मिलता है, तो देखो रेंट आ गया। रॉयल्टी का केस क्या होता है सर? एवरीवन, सर रॉयल्टी का केस क्या होता है? दोस्त, रॉयल्टी वो केस है जब हमारे हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी का नॉलेज है जो कि अदरवाइज किसी और के पास नहीं है। तो जब कोई हमारा टेक्नोलॉजी या टेक्निकल नो हाउ यूज करता है तो हम उससे रॉयल्टी इनकम जनरेट करते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम तब हमारा आता है, आई रिपीट, इंटरेस्ट इनकम हमारा तब आता है जब हमारे पास कोई पैसे पड़े हैं और उस पैसे को हम किसी को लोन पर देते हैं जिससे हमें इंटरेस्ट इनकम आता है। और अगर हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया तो हम बिजनेस के ओनर है, उस चक्कर में हमारे पास प्रॉफिट आया। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को याद रखने का ट्रिक है RIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। एवरीबडी प्लीज कंफर्म, क्रिस्टल क्लियर है? ऑफलाइन क्लियर है भाई? ठीक है सर। अब यहां पर ध्यान से सुनना सब कोई, अब यहां पर ध्यान से सुनना सब कोई। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर ये क्या है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड? ये कौन सा नया चक्कर है? दोस्त होता क्या है, काफी बार एक इंडिविजुअल का इनकम, काफी बार एक इंडिविजुअल का इनकम मल्टीपल सोर्सेस से आता है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एवरीवन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट कि कौन सा इनकम किस सोर्स से आया है। तब हम लोग उसको माइस या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का नाम देते हैं। तब हम लोग उसको माइस या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं एवरीवन। मतलब इधर पे अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये एक डॉक्टर का घर है। अब इस डॉक्टर ने अपने घर में बेसिकली 3 फ्लोर्स है, 3 फ्लोर्स है और तीनों इसी का ओनरशिप में है। ये अपना घर का जो ग्राउंड फ्लोर है ये रेसिडेंस खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है। फर्स्ट फ्लोर में मान लो ये बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बेसिकली पेशेंट्स देखता है, कंसल्टिंग करता है। और ये जो घर का अपना नेक्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर वाला फ्लोर है, इसको ये रेंट पर दे रखा है। तो अब देखो, ये क्लियर कट केस है जहां पे एक इंडिविजुअल का, डॉक्टर का मल्टीपल सोर्सेस से इनकम है, क्या पता और भी सोर्सेस से इनकम आए। तो सेग्रीगेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस से है। तब वैसे लोगों को, और वैसे लोगों को इनकम को जिनका इनकम मल्टीपल सोर्सेस से है, हम लोग अलग अलग दिखाने की जगह एक ही हेड में डाल देते हैं जिसका नाम है माइस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तुमको एक गुड न्यूज दे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कभी नहीं आता एग्जाम में। मतलब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये हमेशा ये लोग एग्जाम में डेटा दे के रखते हैं। मयंक, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का डेटा ये लोग हमेशा एग्जाम में दे के रखता है, हमको नहीं निकालना पड़े। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि नेशनल इनकम दे दिया और स्टेप्स दे दिया, पर इसके अंदर का कंपोनेंट्स के बेसिस पर सम्स कभी भी नहीं आता है और ना आएगा। कहां से आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से, ऑपरेटिंग सरप्लस से। सर तो एक बार पूरा बात को आप समराइज कर दो ना। हम लोग इनकम मेथड पढ़ रहे हैं, इनकम मेथड का खाली स्टेप 1 हम लोग समझे हैं। स्टेप 1 में इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोर्स जहां से इनकम आता है ना, उनको कैटेगराइज कर दिए, या अलग अलग तरीके ऑफ इनकम को हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया। उसमें से रजित प्राइमरीली 3 कैटेगरी ऑफ इनकम निकल कर आया। सारा क्लास बोलेगा कौन सा 3 कैटेगरी है। नंबर 1 कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 1
नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर 3 मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ माइस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें कितनी चीजें ऐड होंगी? 3, सैलरीज इन कैश, सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स क्या बोला, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ये हो गया। अब ये लोग का एग्जाम में हम आपको बदमाशी दिखाते हैं, सुनो एवरीवन। ये लोग एग्जाम में अब क्या बदमाशी करता है, सुनना, सबको ही सुनना। इंप्लॉयर्स बोल के ये लोग एग्जाम में देता है इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो अब तन में थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और तन में टेल मी समथिंग। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन हम तुमको नहीं लिखाया टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मान लो 50,000 रुपया था। सो तन में नेचुरली द क्वेश्चन शुड बी इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आप लिखाया, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिखाया? पहला बात, क्या इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन कंपेंसेशन ऑफ इंप्लॉइज का पार्ट बनेगा? क्या नहीं बनेगा। इंप्लॉयर्स बनेगा, इंप्लॉइज नहीं बनेगा। पर वो तो सर आप रटा रहे हो, ये तो सर आप जो बोले ये तो रटाने वाला बात हो गया। लॉजिक तो दो, ऐसा क्यों? ऑनलाइन में कोई लॉजिक दे पाएगा? कोई सोच के कुछ बोल पाएगा क्या? ट्राई करो अनम्यूट करके, गलत बोलेगा हेल्प करेंगे। नैन्सी बोलो, क्या बोली? हाँ, वो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है वो तो हम बोल रहे हैं, पर क्यों? एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं क्यों। यहां पर सुनिए एवरीवन, क्यों। हाँ बोलो। हाँ क्लोज, तो मैं लॉजिक बताता हूं, ठीक है? यू आर वेरी क्लोज, तन्मय इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। सुनो, एक्चुअली ये एक प्रोविडेंट फंड का बक्सा है। ये बक्सा, ये जो बक्सा, ये जो बॉक्स है, इसका सारा पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉई को मिलेगा। अब हम दो तरीके के लोगों को यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, एक है एम्प्लॉयर और एक तरफ है एम्प्लॉई। अब समझो बात को आप लोग, यहां पे चक्कर क्या चल रहा है हम आपको समझाते हैं। एम्प्लॉयर रियल लाइफ में होता ही है कि दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से 5,000 रुपया मान लो पर मंथ डालता है, एम्प्लॉई भी अपने तरफ से 5,000 पर मंथ प्रोविडेंट फंड की स्कीम में डालता है, ठीक है? जब एम्प्लॉयर डाला तो कोई नया पैसा प्रोविडेंट फंड में ऐड हुआ। अरे जब एम्प्लॉई डाला तो वो तो पक्का ये पैसा कहां से यूज किया होगा? अपना कैश में मिला हुआ सैलरी से यूज किया होगा। तो जब सैलरी इन कैश ऑलरेडी आ गया तो वो कैश को यूज करके वो प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है। तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा अगर हम सैलरी इन कैश भी ऐड कर दें और प्रोविडेंट फंड भी ऐड कर दें। एग्जांपल दें, मान लो उसको सैलरी 2 लाख मिला था पर मंथ। अब अगर उसको 2 लाख रुपया पर मंथ मिला था, उसमें से जो 5,000 रुपया पर मंथ है वो इसमें डाल रहा है, वो इसमें से 5,000 डाल रहा है। तो भाई जब इसमें से 5,000 डाल रहा है तो तुम इसमें से 5,000 माइनस कर, कितना है बोल? 1,95,000। और फिर क्योंकि 5 उसी को मिलने वाला है तो वापिस ऐड कर दे। तो ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है? खुद को देकर खुद को ही पैसा दे रहा है, खुद के लिए ही दे रहा है, हमको हम ही से चुरा लो। ये तो वही हो रहा है ना। इसलिए हम लोग इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन का कुछ काम नहीं करते, क्योंकि वो पैसा तो ऑलरेडी सैलरी इन कैश में है। तो हम फिर से डबल काउंटिंग क्यों करें? ऑफलाइन किसको किसको समझ में आया? नेशनल इनकम में एक वर्ड बार बार हम यूज करने वाला है, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब हम लोग एक ही इनकम को बार बार ऐड कर दे, उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। क्या डबल काउंटिंग से सही नेशनल इनकम निकलेगा? नहीं। अरे भाई एक इनकम एक बार आना चाहिए। इसलिए याद रख लेना, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन कंपेंसेशन ऑफ इंप्लॉइज का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा, मेरे को चाहिए यहां तक आप लोगों का टेबल कॉपीड रहे, माइस तक का। डन है क्या? डन है क्या एवरीवन? अगर नहीं है, माइज में खाली ये लिखना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और कुछ नहीं लिखना। ऑनलाइन वालों सबका नोट्स यहां तक अपडेटेड है? मैं वेट कर रहा हूं बहुत आराम से, सब कंफर्म करो। इज सिया नॉट देयर इन द क्लास?
हाँ चलो ठीक है, क्या डाउट है पूछो, अभी तक कोई डाउट नहीं है? लिख लो नोट, नोट, ये सब बॉक्स कॉपी नहीं करना, नोट। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, comma social security schemes will not be included as it is paid out of their salary in cash only. It would lead to double counting if included. It would lead to double counting if included. It would lead to double counting if included. It would lead to double counting. It would lead to double counting if included. It would lead to double counting if included. If included. सही है, कोई भी डाउट है अभी पूछने का टाइम नहीं है? लिपिका को डाउट? ओके। आकृति सामने नहीं है? ओके। अरे ओम, सब ठीक है? ओके। अब एवरीवन यहां पर ध्यान से सुनो, अब एवरीवन यहां पर ध्यान से सुनो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। ऋत्विक क्या क्वेश्चन है, पूछ। श्योर है? चलो अब सुनो यहां पर। सर जब अपने स्टेप 1 खत्म हुआ, अभी स्टेप 2, अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, किसको बोलो तो? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब आप इन तीनों के इनकम को जोड़ते हो तो आता है क्या बताओ? एनडीपी एट एफसी। क्या आता है? एनडीपी एट एफसी। क्या बोल तो क्या आता है बोलो? एनडीपी एट एफसी। ये एक डोमेस्टिक इनकम है, ये एक डोमेस्टिक इनकम है। ये क्या है? एक डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी आया। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? देखो आप एनडीपी एट एफसी पर हो और हमें पहुंचना कहां है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी को। किसको बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं। एवरीवन, जब जब हम लोग, देखो यहां पर चेंज क्या है? ये भी नेट है एवरीवन, ये भी नेट है और ये भी नेट है। ये भी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये भी फैक्ट्री कॉस्ट है। अरे पलटा तो क्या पलटा? डीपी से क्या बन गया? एनपी। तो डीपी से एनपी के लिए मैंने लास्ट 2 क्लास तो कराया, आज भी रिवाइज करवाया। शुरू में देखो जाके नोट्स में क्या लिखाया था। एनएफआईए ऐड होता है, चेक कर लो। डीपी प्लस एनएफआईए लिखाया हुआ है, चेक कर लो सब। तो डीपी प्लस एनएफआईए एंड ये आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। ये है इनकम मेथड एवरीवन, सच्ची बताए तो। अच्छा, एनएफआईए क्या पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हमने आपको आज रिवाइज भी करवाया कि एनएफआईए अगर फ्रॉम है
तो पॉजिटिव है, टू है तो नेगेटिव है। फ्रॉम का मतलब है कि इंडियंस लोग बाहर पैसा कमाए ज्यादा कंपेयर टू बाहर वाले इंडिया से जो कमा के लेके गए। मान लो कि जितना भी फॉरेनर्स लोग हैं वो इंडिया में 100 रुपया कमाया, पर इंडियंस लोग बाहर जाके 150 कमा लिया, तो ओवरऑल इंडिया में 50 आया। 100 फॉरेनर्स लोग लेके गया पर इंडियंस लोग 150 लाया, तो ओवरऑल इंडिया में 50 आया, तो फ्रॉम अब्रॉड आ गया, तो यानी पॉजिटिव फिगर है। पर उल्टा हो गया, फॉरेनर्स लोग 150 लेके गया, इंडियंस लोग 100 ही लाया, तो ये 2 हो गया, नेगेटिव होगा। एग्जाम में कैसे पहचानना है, क्वेश्चन को पढ़ो, 2 लिखा है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव फिगर में लिखा है तो नेगेटिव है। कहीं कोई स्पीड फास्ट तो नहीं हो जा रहा कि बहुत फास्ट भाग रहा है सर आप, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर। जी हाँ, एकदम सही। इन तीनों को ऐड करके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट आता है मैडम, और फिर आप उसमें एनएफआई ऐड करते हैं तो आप एनएनपी एट एफसी तक पहुंचते हैं। लेकिन एक मिनट सर, अब तो आप सम कराओगे ना? सम तो है ही, सम ही तो है इसमें, और क्या है? उसके पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है। यहां से बनता है एक एक नंबर का गिव रीजंस, या एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव केस टाइप क्वेश्चंस। बोला ना केस टाइप क्वेश्चंस आएगा, केस स्टडी टाइप। लो आ जाओ, करवा रहा है, एक एक केस स्टडी करते हैं। हेडिंग डालो प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब सम थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, हेडिंग डालो प्रिकॉशंस। और अंडर इनकम मेथड, प्रिकॉशंस अंडर इनकम मेथड। हम ये प्रिकॉशन के लिए एक लॉजिक दे सकता है तुमको, पर वो लॉजिक ग्रेजुअली अराइज होगा। ये तो आज पहला क्लास है, कैसे क्लियर होगा वरना? दोस्तों प्रिकॉशंस का सिंपल लॉजिक, नेशनल इनकम की दुनिया में, अच्छा छोड़ो नेशनल इनकम भूल जाओ, हम भूल जाओ हम नेशनल इनकम बोला। हम बोल रहे हैं इनकम की दुनिया में दो तरीके का इनकम्स होता है। एक होता है फैक्टर इनकम, बोलो बोलो, एक होता है फैक्टर इनकम, एक होता है फैक्टर इन। हाँ बुक कॉपी निकालो शाम बबी। अभी इधर ध्यान दो एवरीवन, अभी यहां पर ध्यान दो एवरीवन। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज, व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज कि जब हम लोग प्रिकॉशंस अंडर इनकम मेथड फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला बात जो अपने को ध्यान रखने का है वो ये है कि भैया, एवरीवन प्लीज रिमेंबर दिस, कि जब हम लोग प्रिकॉशंस अंडर इनकम मेथड ध्यान रखेंगे, वन शुड रिमेंबर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जहां हमने आपके लिए कोई काम करा और आपने बदले में मेरे को कोई इनकम दिया, तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा इनकम मेथड में? हाँ, ये तो हम नेशनल इनकम के शुरुआत में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। पूरी नेशनल इनकम के चैप्टर में अगर आपने कोई काम किया सामने वाले के लिए और फिर इनकम आया, तब वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, वरना वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब पहला प्रिकॉशन, ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी, ट्रांसफर इनकम मतलब गिफ्ट, गिफ्ट हो गया। किसी को पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रहा है, तब तो वो कोई काम नहीं कर रहा है रजित, पर फिर भी उसको इनकम मिल रहा है। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सबको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जहां अपने सामने वाले के लिए कोई काम नहीं करा, स्टिल यू गॉट सम इनकम, स्टिल यू गॉट सम इनकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? ये मेथड छोड़ो, तीनों में से कोई मेथड में नहीं होगा। हम बाकी दोनों मेथड सिखाए नहीं है ना अभी, पर अभी से बोल रहे हैं नहीं बनेगा, क्योंकि नेशनल इनकम का बात है। तो लिखो नंबर वन, नंबर वन, एवरीवन, नंबर वन ट्रांसफर इनकम, नंबर वन ट्रांसफर इनकम लाइक पेंशन, गिफ्ट्स etc. not to be included
not to be included, not to be included as goods and services are not created. As goods and services are not created. इकोनॉमी में ये बहुत ही बड़ा ट्रिक बता दिया मैं आपको. अच्छा, एज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट क्रिएटेड जहां लिखे हो ना, खाली गुड्स के आगे लिख लेना न्यू. कोई नया गुड्स थोड़ी बन गया इकोनॉमी में. किसी ने किसी को गिफ्ट दिया या किसी ने पेंशन दिया, तो उसके बदले मेरे को कोई सर्विस दिया क्या, हम तुमको पेंशन दे रहा है, तो नहीं दिया ना, तो नया गुड सर्विस क्रिएट नहीं हुआ. याद रखना, नेशनल इनकम में कोई चीज तभी आएगा जब इकोनॉमी में कोई नया गुड्स या नया सर्विस क्रिएट होता है. नंबर 2, एवरीवन लिसन अप, लिसन केयरफुली एवरीवन. नंबर 2, कोई भी इलीगल इनकम नहीं आएगा. कोई अगर चोरी करता है, गैम्बलिंग करता है, स्मगलिंग करता है, उन सब का इनकम नहीं आएगा क्योंकि वो इलीगल इनकम है. लिखो, इलीगल इनकम्स, इलीगल इनकम्स लाइक इनकम ऑफ स्मगलर्स, income of smugglers, gamblers, etc. are not included in national income, are not included in national income, are not included in national income. एक चीज होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट समझना क्या मतलब है इसका. गवर्नमेंट ना लोगों से लोन लिया, इधर ध्यान दे दो, गवर्नमेंट ना लोगों से लोन लिया और पता उस लोन का क्या किया, कोई स्टैचू बना दिया, कुछ बना दिया, बेसिकली अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन यूज किया. और वो उस लोन पे जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से लिया, पब्लिक को इंटरेस्ट दे रहा उस पर उस लोन की वजह से क्या इकोनॉमी में कोई नया और प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ. गवर्नमेंट लोगों को सैलरी दे रहा है, क्या उससे इकोनॉमी के लिए कोई नया गुड्स क्रिएट हुआ? नहीं क्रिएट हुआ. तो याद रखना, जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा. इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा. इसमें एक बात रोक देते हैं, सुन लो. हमने डेट दिया दो लोगों को. मान लो एक बहुत बढ़िया से ये वाला केस को समझाता हूं. चलो आओ यार, मेरे दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों को कोई लोन अमाउंट का दरकार पड़ा. ए को मैंने दिया 4 लाख रुपया, बी को भी हमने दिया 4 लाख रुपया. समझिए बात को, दोनों को लोन दिया और दोनों को हमने बोला भैया 10% इंटरेस्ट पे लोन तुमको दे रहे हैं हम. ए मेरे को सही टाइम पे लोन चुका दिया और 40,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट दे दिया, बी भी मेरे को 40,000 इंटरेस्ट दे दिया. अब हम ए से पूछा कि तुम इस लोन का किया क्या? ए बोला यार कुछ नहीं, एक बहुत खतरनाक बिजनेस आइडिया आया था तो हम बिजनेस किया उससे. मतलब गुड बॉय. बी क्या किया? बोला कुछ नहीं, हम मनाली गोवा घूम के आ गया. समझो बात को, एक जन लोन यूज किया फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. नीलमणि ध्यान दे, एक जन लोन यूज किया फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस और एक जन यूज किया लोन को फॉर कंजम्पशन पर्पसेस. वो लोन जिस पर इंटरेस्ट आएगा, मतलब लोन पर इंटरेस्ट आएगा और नेशनल इनकम में आएगा, वो वाला इंटरेस्ट आएगा नेशनल इनकम का पार्ट जो कि प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज हुआ लोन पर है. कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किया गया लोन पर इंटरेस्ट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता. तो जब एग्जाम में आ जाए, ये फेमस एग्जामिनेशन क्वेश्चन का बात हो रहा है ना, लो एग्जामिनेशन क्वेश्चन बोलता हूं, सुनो. एग्जामिनेशन क्वेश्चन बोलता हूं. लास्ट क्वेश्चन था या सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ईयर याद नहीं है.
17, जहां तक है 17 में था, बट हम श्योर नहीं है, बट सुनना, कार यूज्ड, सॉरी, लोन टेकन फॉर कार एंड इंटरेस्ट गिवन ऑन सच लोन, विल इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? कोई बोल दिया हाँ, कोई बोला ना। सही आंसर क्या होगा बताएं? अपने को आंसर लिखना था, it depends on whether the car is used for business purposes or non-business purposes. If it is used for personal purposes, then the interest on such loan will not be used because it is consumption purpose. But if the car is used for business purpose, then it is used productively. Interest on loan used productive purposes, used for productive purposes, does form a part of national income. ऑनलाइन वालों कॉन्सेप्ट समझ गए क्या? यहां कॉन्सेप्ट इज किंग, बार बार बोल रहे हैं यहां, इसीलिए तुम देखो कोई लर्निंग नहीं चल रहा है। हम बोला था, याद है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में कोई लर्निंग का काम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे चैलेंज होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? साइलेंट रखिए फोन। कोई भी डाउट है ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी को भी अभी टाइम है बोलने का। हम लिख दिया, फिर उसके बाद नहीं पूछेगा कुछ। नहीं है, चल लिख। इंटरेस्ट ऑन लोन यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस forms a part of national income. Interest on loan example, interest on national debt, एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये गवर्नमेंट लेता है कंजम्पशन पर्पस के लिए। एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, एनआई। नेशनल इनकम मतलब एनआई। हाँ भाई, फोर्थ बात, कोई भी विंडफॉल गेन, कोई भी विंडफॉल गेन, लॉटरी लग गया, लॉटरी तुम्हारा लग गया, क्या तुम कोई नया गुड सर्विस क्रिएट कर दिया क्या इकोनॉमी में? नहीं। एकदम सिंपल रूल है, खुद से कोई भी इनकम दिए ना, ये पूछो खुद से, क्या इसकी वजह से मार्केट में नया गुड्स या सर्विस आया क्या? जवाब आता है ना, लिख दो नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स such as lottery income, such as lottery income do not form part of national income, such as lottery income do not form a part of national income. आओ अभी सुनो, एवरीवन सुनो, हमने ना, ऑनलाइन वालों ये आपसे सवाल है, चैट में लिखिएगा, एक एक जन का जवाब आना चाहिए, वॉट एवर इज योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है वो आपका मर्जी है, बट जवाब सबका चैट में चाहिए। ऑनलाइन वालों क्वेश्चन सुन लेना, रिपीट नहीं करूंगा। खुशबू थोड़ा ध्यान दे दो क्लास में भी। हाँ भाई, एवरीवन यहां पर सुन लेना। What I was telling you all is,
एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक कार है। यार ये कार को ना वो 3 साल से यूज कर लिया। अब वो क्या किया, सेकेंड हैंड कार हो गया। वो सेकेंड हैंड कार को प्रॉफिट में बेच दिया और वो 2 लाख रुपया प्रॉफिट किया। सारे ऑनलाइन वालों सुनना, सेकेंड हैंड कार को 2 लाख के प्रॉफिट पर बेच दिया। सेकेंड हैंड कार को 2 लाख के प्रॉफिट पर बेच दिया। इनकम हुआ। सुना? हाँ। ऑनलाइन वालों, आपके हिसाब से ये नेशनल इनकम का पार्ट है, नहीं है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। साइना हैज रिटन हर आंसर। विशेष, ध्रुव, नैन्सी, प्राची, मोहित, सिया, शौर्य, सोनाक्षी, I can see people responding. अनिकेत, भैया ऐसा है, एकदम सही किया ऑनलाइन वालों ने आंसर। नहीं, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब ये कार नया रहा होगा, जिस साल बिका होगा नया कार 3 साल पहले, उस साल तो ये नेशनल इनकम का पार्ट बन चुका है। अब तो बस कार एक्सचेंज कर रहा है हाथ, तो इसके लिए इसको नेशनल इनकम में थोड़ी बना सकते हैं पार्ट। अगर सेकेंड हैंड गुड्स का सेल का इनकम से नेशनल इनकम का ऐड कर सकते थे, तो हम और आप क्लास में बैठे बैठे इंडिया की इकोनॉमी को अमेरिका से बड़ा कर सकते थे। देखोगे कैसे? हम आपको ये लैपटॉप बेचा 5,000 करोड़ में, आप हमको वापस बेचो 10,000 करोड़ में। हम आपको बेचा पैसा का एक्सचेंज ही मत करो ना, पैसा मत ले दो। हम आपको भेजा 15,000 करोड़ में, आप हमको बेचे 20,000 करोड़ में। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी गया। क्लास में बैठे बैठे उड़ा देंगे अमेरिकन इकोनॉमी को। क्या समझ आ रहा है क्या? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स है, तो कोई नया गुड्स क्रिएट हुआ क्या? इकोनॉमी आगे बढ़ता है जब नया गुड्स क्रिएट होता है। वही गुड्स हाथ चेंज कर रहा है बार बार, तो पासिंग द पिल्लो खेलने को नेशनल इनकम थोड़ी बोलते हैं सर। इसलिए अच्छा, 1 मिनट, सेकेंड हैंड गुड्स हो गया, हम एक साथ 2-3 चीज लिखाने वाले हैं। ऑनलाइन वालों लॉजिक से कन्विंस्ड है? हाँ ना बोलना एवरीवन। यहां पे हड़बड़ी वाला काम नहीं चलेगा। अभी डिस्कशन और 15-20 मिनट का एकदम आराम से सबका टेंशन चाहिए मेरे को, ठीक है ना? कोई भी जबरदस्ती का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 हो गया, बता दिया। नंबर टू शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक इंडिविजुअल है मिस्टर राहुल करके। ये मिस्टर राहुल के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 50,000 रुपया का शेयर्स था। अब ये बोला यार मेरे को पैसा चाहिए, तो तन्मय ये 50,000 का शेयर्स को सेल कर दिया। मान लो बेचा मिस्टर आयुष को। मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, यहां पर शेयर्स बेचा तो इनकम हुआ होगा। मान लेते हैं 40,000 का इनकम हुआ है, ऐसे ही रैंडम बात कर रहे हैं। मिस्टर राहुल 40,000 रुपया कमाया, हम बता रहे हैं आपको कमाया। तन्मय आपको क्या लगता है? शेयर्स बेचा है, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनना चाहिए? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? कोई को भी अगर अपना ओपिनियन देना है ऑफलाइन, तो दे कैन जस्ट स्पीक अप। हाँ, माही को बोलना है, बोलो माही। क्यों? मतलब माही बोल रही है ये सेकेंड हैंड गुड है। अच्छा, माही इसको सेकेंड हैंड गुड की तरह देख रही है। नो, रॉन्ग। मयंक नहीं, क्योंकि फ्री में नहीं मिल रहा, हम शेयर बेचा है, बदले में शेयर का एक्सचेंज हुआ है, तो ट्रांसफर इनकम तो नहीं है। आई तो खत्म, आ गया। अंकिता का रिस्पॉन्स आ गया, यही जवाब चाहिए था। अंकिता क्या बोली कि सर खाली शेयर्स हाथ बदल रहा है, ओनर्स चेंज हो रहे हैं, कोई नया मार्केट में गुड्स क्रिएट हो गया क्या? नो न्यू गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड। ले जाए केस स्टडी को, ले जाए डीप, अब ले जाए डीप। लेकिन जरोधा इस सेल पर कमीशन चार्ज किया। जरोधा एक ब्रोकर है, zerodha.com करके एक ब्रोकर है, कोई एक ब्रोकर है। जब शेयर खरीदना बेचना होता है तो उस पर ब्रोकरेज चार्ज लगता है। वो ब्रोकर का सर्विस तो नया है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सेकेंड हैंड गुड्स का चलो और सिंपल करते हैं ना। तुम लोग OLX का नाम सुना? OLX। अब एक बार एक ऐसा मॉडल हम बताता है जहां मेरे पास एक 50,000 रुपया का कोई अलमीरा रखा हुआ था, जो हम बोला भैया सेकेंड हैंड है, मेरे को काम का नहीं है, तो हम OLX के थ्रू बेच दिया। OLX क्या किया? OLX भाई साहब 55,000 दिखाया इसको।
और कोई सेलर बाई कर लिया, मतलब OLX कितना कमाया इस प्रक्रिया में? 5000। अब स्टूडेंट तो ये सीख कर गया कि सर बोले थे सेकेंड हैंड का गुड्स का एक्सचेंज पर कोई इनकम नहीं आता। बात सही है, पर OLX तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसने एक नया सर्विस प्रोवाइड किया। क्या था वो नया सर्विस? सेलर और बायर को मिलाया, तो उसका सर्विस तो नया है, तो उसका इनकम आएगा, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक इसी तरह ब्रोकर क्या करता है? शेयर्स का खरीदार और शेयर्स का सेलर को मिलाता है, तो ब्रोकर का कमीशन आएगा, पर वो जो सेलर और बायर आपस में प्रॉफिट लॉस किए वो नहीं आएगा। जो सुन रहा है उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑनलाइन वालों समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ ना बोलो। एक सेकेंड ना, ये लोग का रिप्लाई देख ले, क्योंकि ऑनलाइन वाला लोग फाकी जिस तरह से मार पाता है ना, वो लोग कोई नहीं मार पाता है। हाँ भाई, बोल 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 तो तन्मय, क्या है तेरे मन में? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मैन्युफैक्चरर के टाइम, दैट्स इट, एब्सोल्युटली। यशवी का क्वेश्चन है। ठीक है, शेयर्स का, अच्छा अंडरस्टूड। तो यशवी बोल रही है, हम समझ गया ना, हम समझ गया। यशवी का क्या पॉइंट है कि सर हम तो अग्री करता है, शेयर्स का खरीदना बेचने पर जो इनकम आता है वो नहीं आएगा, पर आप ये कैसे बोल सकता है कि शेयर सेकेंड हैंड नहीं है? सेकेंड हैंड गुड्स का कॉन्सेप्ट होता है कि उस गुड्स का कोई यूजर है जो उस गुड्स को कुछ टाइम तक यूज करा, अब उस गुड्स का जो वैल्यू है वो उतना नहीं है, तो और वो किसी और को सेल कर दिया। ए भाई, शेयर का ओनर का वैल्यू कम हो गया क्या? हम तो फर्स्ट टाइम ओनर नहीं, हम तो सेकेंड टाइम ओनर है। शेयर्स में ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, सेकेंड टाइम ओनर, थर्ड टाइम ओनर ऐसा करके लिखा रहता है क्या? फोर्थ टाइम ओनर ऐसा लिखा रहता है क्या? शेयर ओनर का वही कैपेसिटी है, शेयर ओनर है भाई हम, इसलिए शेयर में कोई सेकेंड हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। शेयर पे इनकम नहीं आएगा, बट रीजन नॉट सेकेंड हैंड है। चलो ठीक है, दीज आर मियर पेपर क्लेम्स, दे आर नो गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। चलो लिखो, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, कॉमा सेल ऑफ शेयर्स एटसेट्रा may generate income, may generate income, may generate income. Sale of second hand goods, sale of shares, etc. may generate income, but no new services are created, but no new services are created, but no new services are created, hence not part of national income. नेशनल इनकम, हाउएवर, अब देखो यहां पर मैं इंटरेस्टिंग करता हूं ना बात को, हाउएवर, हाउएवर the intermediaries involved, yaris, like brokers, etc., are providing a new service, are providing a new service, are providing a new service, so their income, so their income so their income will be included. ये है कितना नंबर बोलो तो? 5 नंबर। कितना नंबर है? 5 नंबर है। 6 नंबर बात, 6th नंबर पे आता हूं मैं।
सर हाय, फिर से बोलो। शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, हम यहां तक समझा, फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। शेयर गुड्स है ही नहीं, शेयर पेपर क्लेम है, कागज है, ओनरशिप है। तुम एक शेयर फाड़ दी, क्या हो गया इकोनॉमी में? कुछ नहीं हुआ। कंपनी के पास पैसा है, जो ओनर था वो ओनर है। कौन सेम नहीं रहा, कौन बदल गया? बोल रही है शेयर बदल गया, क्योंकि वो पहले 1500 का था, अब वो 2000 का हो गया। ग्रीशा बोल रही है तो वो तो दूसरा आदमी हो गया पूरा, कुछ और ही हो गया वो। कुछ नहीं है, वो शेयर पेपर क्लेम है, नहीं आएगा, खत्म है, नहीं आएगा, खत्म है। कोई लॉजिक ही नहीं है ना कि वो आए। 1500 का 2000 हो गया या 1500 का 1000 हो गया, डजेंट रियली मैटर। हम तो फ्लक्चुएशन को कंसिडर ही नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई नया गुड सर्विस क्रिएट, छोड़ दो ग्रीशा, कोई नया गुड्स या सर्विस क्रिएट हुआ क्या? इतना बात हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, गुड सर्विस क्रिएट हो गया क्या? तुम बताओ, क्या गुड्स क्रिएट हो गया? पेपर शेयर का वैल्यू बढ़ गया या घट गया? क्या गुड्स क्रिएट हो गया या क्या सर्विस क्रिएट हो गया? हम सिंपल बोल रहे हैं, एवरीथिंग अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन, इज देयर एनी न्यू गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी? इफ यस, आ जाओ, नेशनल इनकम में वेलकम है। नहीं है तो गेट लॉस्ट, नहीं है वो नेशनल इनकम का पार्ट। आओ अब एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो हम नेक्स्ट क्लास में कराएगा। हम आज कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा है, जिससे मेरा पूरा इनकम मेथड खत्म हो जाए। सुनो अभी, एवरीवन सुनना, सुनना ऑनलाइन वालों, सुनना, ध्यान दो। मेरा ना यार 2 घर है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं, ऐसे नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। 2 घर है, घर ए और बी। अब यहां पर ध्यान से समझना, घर ए और बी है। ए को हम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है, रेसिडेंस के लिए मतलब रहता है। और जो घर बी है ना, हम यार ये सोचता है, मेरे पास 2 ऑप्शन था, 2 रोड डाइवर्ड इन येलो वुड। छोड़ो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास 2 रास्ता था, मेरे पास 2 रास्ता था, ठीक है ना? मेरे पास 2 रास्ता था। रास्ता नंबर 1, हम इसको रेंट पे दे सकता था। अगर हम अपना दूसरा घर को रेंट पे देता, ये मेरा हाउस 2 है, अगर हम इसको रेंट पर देता तो मेरे को रेंटल इनकम लगभग लगभग 20,000 पर मंथ का आ जाता। पर हम बोला ना, नहीं, नहीं देंगे रेंट पे। हम क्या किया, इस हाउस 2 में हम अपना कोई बेसिकली बिजनेस सेटअप कर लिया, हम खुद ही अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया, हमने खुद ही अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताइए, 2 बात है और मेरा जो पहला घर है ना, अगर हम इसको रेंट पर देता तो मेरे को 30,000 पर मंथ मिल जाता। पर हम दोनों ही घर रेंट पर दिया क्या, हाँ या ना? एक भी घर रेंट पर नहीं दिया, एक भी घर रेंट पर नहीं दिया। अब आओ क्वेश्चन पर, तो जब रेंट पर दिया ही नहीं, तो ये रेंटल इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा क्या? अरे भाई, जो घर रेंट पर दिया ही नहीं, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा क्या? ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। सुनो क्यों, रुको क्यों, रुको, सब कोई सुनो, थोड़ा ठहर जाओ, सेंसिटिव बात है। इसको बोलते हैं इंप्यूटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड। क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड वैल्यू, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू। जिस चीज का मैं ओनर हूं, जो चीज मेरे को इनकम जनरेट करेगा, करता इन द नॉर्मल कोर्स, पर मेरे किसी जिद की वजह से वो इनकम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू वो नहीं है। तो हां, वो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स भी जो मैं ओन कर रहा हूं, उसका भी वैल्यू जो रेंट हम अर्न कर लेते,
वो भी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। इन शॉर्ट एक बात बोलते हैं, इन शॉर्ट एक बात बोलते हैं, पैसे का न आना भी पैसे का जाना होता है। मतलब जो पैसा अदरवाइज आना चाहिए था लॉजिकली, पर वो आया नहीं मेरे जिद की वजह से, वो आया नहीं मेरे जिद की वजह से, उसका भी इंप्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वैसा एक असेट इकोनॉमी में तो है ना जो 30,000 पर मंथ जनरेट कर सकता है। जनरेट कर रहा है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, क्या वो कैपेसिटी है जनरेट करने का? हाँ, वो तो हम रह रहे हैं, वो तो हम रह रहे हैं, इसलिए वो पार्ट बनेगा। ये सबसे डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। और एक बात बोलते हैं, इसका जवाब देना, इसको थोड़ा और सिंपल करें। एक सिंपल करता है इसको, एक फार्मर है, ये फार्मर क्या किया, अपने फार्म में यानी एग्रीकल्चरल लैंड में इसने यार दो हिस्सों में बांटा, 50,000 का गुड्स ना ये और इसकी फैमिली खा गए। मतलब घर के लिए बनाया, सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, ठीक है, और बाकी का ये गुड्स सेल कर दिया। तो जो सेल कर दिया तन में उससे मतलब नहीं है, वो तो डेफिनेटली नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, क्योंकि नया क्रॉप है, पैदा हुआ, बाहर में बेचा, इनकम आया। पर वो क्रॉप पर वो क्रॉप पर वो क्रॉप जो फार्मर ने ग्रो किया, हार्वेस्ट किया, बट वो उसने अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए यूज किया, उस क्रॉप का वैल्यू 50,000 है। कितना है? 50,000 है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। माई क्वेश्चन टू यू एवरीवन इज, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा 50,000 की नहीं बनेगा? ऑनलाइन वालों व्हाट से एवरीवन? क्वेश्चन सुना? फिर से बोलें। 50,000 का गुड्स फार्मर ने खुद के कंजम्पशन के लिए ही यूज कर लिया, खुद की फैमिली के लिए यूज किया, खुद ही प्रोड्यूस किया और खुद की फैमिली के लिए 50,000 का गुड्स यूज कर लिया। तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा इज द क्वेश्चन। द आंसर इज यस, बनेगा। जस्ट बिकॉज वो मार्केट तक नहीं गया, इसका मतलब है मार्केट में कोई नया गुड्स एंड सर्विस नहीं आया। क्या मार्केट में तो गुड्स? और हम क्या बोला था, इट वापस से बॉइल्स डाउन टू दैट क्वेश्चन कि क्या कोई नया गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हुआ? क्या तुम लोग जो लोग ना बोला वो लोग ये सोचा पर बिका तो नहीं, तो हम कब बोला बिकने पर डिपेंड करता ही है। हम तो कभी बोला ही नहीं, क्लास में एक बार भी बोला हो तो। हम क्या बोले थे? नेशनल इनकम में कोई चीज तब आएगा अगर कोई नया गुड्स या सर्विस क्रिएट हो। जब फार्मर ने ग्रो किया क्रॉप्स, तो नया गुड्स बना क्या? हाँ, सेल्फ कंजम्पशन करे या वो मार्केट में बांटे, कुछ भी करे, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर एवरीवन? क्योंकि नया गुड्स क्रिएट हुआ या नहीं उस पर फोकस है, एक ही क्वेश्चन बार बार बॉइल डाउन हो रहा है। चलो लिखो 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 एवरीवन, लिखो। इसमें दो पार्ट्स बता रहा हूं। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अच्छा, कोई ऐसे याद करके मत जाना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिस्कस 6 प्रिकॉशंस ऑन नेशनल इनकम, कभी नहीं आएगा। आ गया तो गुड, बहुत अच्छा, गुड न्यूज है, क्योंकि तुमको तो लॉजिक से खेलना है यहां पर। तो हम यहां पर रटाएगा नहीं, रटा सकता है क्या? हाँ, बट यहां पर हम नहीं रटाएगा, यहां पर पूरा लॉजिक से खेलो। अरे भाई सिंपल सा बात है यार, ये विंडफॉल गेन्स नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, फोकटिया पैसा ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, इलीगल इनकम नहीं बनेगा, विंडफॉल गेन्स बोला ही था नहीं बनेगा, तीन ठो तो नहीं बनेगा, हो गया। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एग्जाम्पल फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फैमिली कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन बाय फैमिली लिख लो। फैमिली कंजम्पशन लग रहा है फैमिली ही खा जाएगा। फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर कंजम्पशन बाय द फैमिली, goods for self consumption forms part of national income as new goods are created.
आर एज न्यू गुड्स आर क्रिएटेड, एज न्यू गुड्स आर क्रिएटेड। पढ़ देता हूं, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन forms part of national income as new goods are created, forms part of national income, part होता है, forms part of national income as new goods are created, and imputed rent of owner occupied houses, imputed मतलब estimated, सच में रेंट थोड़ी आ गया, हम खुद को अपने ही घर पे रहने का रेंट देता है क्या, कॉमन सेंस है नहीं, पर अगर कोई और रहता तो दे रहा होता था क्या, हाँ तो दे रहा होता, वो इंक्लूड होगा। imputed rent of owner occupied houses, imputed rent of owner occupied houses are included। अगर हम लोग प्रिकॉशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अच्छा देखो, द लिस्ट कैन गो ऑन, मतलब हम 2-3 प्रिकॉशन और सोच पा रहे हैं, बट दोज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बताएगा हालांकि हम नेक्स्ट क्लास में। प्राइमरीली यहां पर है, आओ एक बार 6 प्रिकॉशन को गो थ्रू कर लेते हैं। एवरीवन पे अटेंशन नाउ, 6 प्रिकॉशन से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला, ट्रांसफर इनकम, बोलो ट्रांसफर इनकम लाइक पेंशंस, गिफ्ट्स एटसेट्रा नॉट टू बी इंक्लूडेड, एक मिनट, नॉट टू बी included as new goods and services are created, यहां पर ध्यान दे। दूसरा, illegal incomes, बोलो illegal incomes like incomes of smugglers, gamblers etc are not included। तीसरा वाला क्या लिखा है थे, interest on loan used for productive purposes forms a part of national income, interest on loan used for consumption purposes does not form a part of national income। windfall gain, लॉटरी लग गया, windfall gains such as lottery do not form a part of national income। आगे, sale of second hand goods, sale of shares etc may generate income but no new services are created। इसीलिए सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का इनकम इंक्लूड, लेकिन जो ब्रोकर है, जो ये गुड्स बिका रहा है, बेचने में हेल्प कर रहा है, उसका वैल्यू इंक्लूड होगा, ब्रोकरेज इंक्लूड होगा, कमीशन इंक्लूड होगा, क्योंकि वो सब फर्स्ट टाइम है, न्यू है। एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस आर टू बी इंक्लूडेड। ऑनलाइन वालों किसको किसको क्लियर है भैया? नेक्स्ट क्लास इज अबाउट सम्स, ये सब रिवाइज करके आइएगा।